कौमी असम्बली में बजट से भी ज़्यादा एक बहुत अहम मसला है, वो ये है कि लफ्ज़ सिलेक्टेड का क्या किया जाए। आज स्पीकर ने एक हिदायत जारी की है, मुबशिर ज़ैदी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि इस पे बात करें। जी मुबशिर। आपको याद होगा मंडे को जब डिप्टी स्पीकर ने ये हिदायत जारी की थी कि जनाब ये वर्ड सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, उस पर भी खासा ले दे हुई थी और अपोजिशन ने कहा हम हैंड पिक्ड यूज़ कर लेंगे या दूसरा कर लेंगे। आज जो लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी तकरीर में जो कट मोशंस चल रहे हैं उन पर वोटिंग भी हो रही है, तो उन्होंने फिर बार बार सिलेक्टेड इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस दफ़ा स्पीकर जो थे वो थोड़े से जलाल में आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है आइंदा जो भी बोलेगा सिलेक्टेड वो एक्सपंज होगा, और साथ ही हिदायत जारी की गई मीडिया को भी कि वो जो है सिलेक्टेड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पार्लिमान ने जब उसको एक्सपंज किया है तो मीडिया भी इस चीज़ को इस्तेमाल ना करे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मीडिया की तो अब मुझे नहीं पता कि उनकी कानूनन वो ये हिदायत जारी कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद जितने भी मेंबर उठे उन्होंने एक नया तरीक़ा दरियाफ़्त किया। मसलन कट मोशंस है, हर एक की कट मोशंस हैं कि जनाब मैं ये कट मोशंस तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि बजट में ये ऐड कर लिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो अपोजिशन के मेंबर हैं अब्दुल कादिर पटेल जो कि पीपल्स पार्टी के, वो उठे सबसे पहले जब स्पीकर की रूलिंग के बाद। उन्होंने कहा जी आई हैव सेलेक्टेड एन आइटम फॉर दिस कट मोशन। अच्छा, उस पर कह फूट पड़े। उसके बाद जो है एक और शेख फयाजुद्दीन हैं नून लीग के MNA, वो भी शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी मैंने भी एक सिलेक्टेड किस्म की जो है कट मोशन मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो ये एक चीज़ वहाँ चल पड़ी। तो मेरे ख्याल में एक जो टर्म है सिलेक्टेड वो खाम खा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और सब तफरीह भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, तो अपोजिशन वाले हैं वो भी कर रहे हैं। तो अजीब ही वो बना हुआ है इसमें हंगामा वाली जो कहानी है कि बाबा, जी बिल्कुल, बाबा पकौड़ा है, बाबा कहने की भी सिर्फ बाबा कहने पे ही वो दौड़ पड़ता था बाबा। हाँ बिल्कुल। तो वो उस आज क्योंकि इमरान खान भी बैठे हुए थे तो जाहिर है स्पीकर साहब ने भी ज़रा कहा कि मैं भी थोड़ा सा वो कर लूँ और सिलेक्टेड के ऊपर रीइंफोर्स कर दूं कि मैं हिदायत जारी कर रहा हूं, मगर अपोजिशन आपको पता है बाज आने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा चलें वैसे ना सही हम कान को जो है दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब सिलेक्टेड के बारे में एक बड़े मज़े का जो है वो आया है कि उन्होंने कहा कि इलेक्टेड मुंतखब होता है तो सिलेक्टेड जो है वो चुनतखब होना चाहिए, उसके लगवी मानी जो हैं वो चुनतखब हो जाए, मतलब जिनको चुना गया हो मुंतखब के साथ। तो अब ये भी बातें शुरू हो गई। तो अजीब किस्म का जो है इस सारी सूरत हाल को लेकर के बना हुआ है। मगर ऑन अ सीरियस नोट, जो APC का कल का एलामिया था उसमें जो मेन चीज़ थी वो तो थी सेनेट चेयरमैन की जो अब हैं संजरानी साहब, उनको हटाने की जो एलामिया जारी किया है अपोजिशन ने। आज आसिफ अली जरदारी साहब आए पार्लियामेंट में तो उनसे ये सवाल किया गया कि जी मज़ा आ गया, आप ही ने तो करवाया था ये सारा, तो अब आप ही जो अपोजिशन इनको हटाना चाह रही है। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हमने करवाया था, ये सोच के कि बलूचिस्तान से एक चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा तो वो बहुत कुछ करेगा, मगर उन्होंने 10 माह के दौरान से बैरूनी दौरों के कोई काम नहीं किया, दोस्तों को भी ले गए और ये वो, मगर उन्होंने कहा अब अपोजिशन ने फ़ैसला किया है तो जाहिर है उनको हटाया जाएगा। APC के अंदर की कोई कहानियाँ जो हैं अभी तक जी सर कोई फॉलो अप है उनका? अच्छा, कल APC में आपको पता है ख़ासी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, मगर एक चीज़ जो विदिन जो मुख्तलिफ़ जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात रहे अपोजिशन की, वो थे इमरान खान के बारे में, जो उनकी मजहबी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपको पता है कुछ चीज़ें आई थी। तो उस पर मौलाना फजल रहमान जिन्होंने इस्लामी तारीख पे जो उबूर है वो ज़ेरे बहस आया होगा। जी बिल्कुल, वो ज़ेरे बहस आया। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी हमें इस एलामी में ये डालना चाहिए
कि हम अपोजिशन इसकी शदीद मज़म्मत करती है और जो ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है और इस तरह की बातें की गई, तो उस पर पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा रिएक्ट किया। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, जिन्होंने फिर ये एलामिया इवेंचुअली ड्राफ्ट भी किया, उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले कहा कि सर ये मतलब इस तरह ना करें, हम इसको कोई गोल मोल करके कर देते हैं। तो अब वो फ़रहतुल्लाह बाबर साहब का बोलना था, तो जाहिर है फिर बिलावल भुट्टो भी आ गए। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप कह रहे हैं बातें मजहबी कार्ड की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो ये जो है हमारा वोटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस पर ख़ासी तलखी भी हो गई, लेकिन इवेंचुअली पीपल्स पार्टी ने प्रिवेल किया और कहा कि जी इसको हम बिल्कुल ये करते हैं कि हमें गहरी तशवीश है इस्लामी नज़रियाती जो तशख़्ख़ुस है फिर वो उसके बारे में डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगेन रिलीजन का कार्ड जो है वो आपको पता है मजहबी जमातें तो इस्तेमाल करती ही हैं, मगर लेटली हमने देखा TLP के धरने के वक्त इस वक्त जो हुक्मरान जमात है उसने भी वो कार्ड इस्तेमाल किया। मजहबी जमातें नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो जी बिल्कुल हाल ही में कहा कि जी ये इसका नोटिस लिया जाए, ये गोया तौहीन है। वो उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ाहिर चल नहीं सकी बात। बिल्कुल। और उन पर भी खासा जो अभी जर्नलिस्ट हाल में मिले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, उन्होंने भी उनको यही कहा कि हमें तवक्को नहीं थी PMLN से, जिसके अपने मिनिस्टर जो हैं साबका इंटीरियर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब, उनके ऊपर हमला हुआ इसी उसमें कि एक TLP ने एक कार्ड इस्तेमाल किया और इवेंचुअली उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। उसके बावजूद अगर नून लीग जो है ये बात करती है तो ये बात सही नहीं है। और APC कल हॉल के अंदर और क्या कोई मज़ेदार किस्से हैं कोई? जी वो बेसिकली देखिए जो मरियम नवाज़ हैं उनका ये था कि लॉकडाउन होना चाहिए और फौरी तौर पर, और मौलाना साहब की आप मजबूरी समझ सकते हैं, वो तो पार्लियामान में नहीं है, तो उनका भी यही ख्याल था कि हमें फुल फोर्स के साथ जाना चाहिए और जो है हुकूमत को उनके घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहिए और इवेंचुअली हुकूमत को गिराना चाहिए। जिस पर पीपल्स पार्टी ने ये कहा और बिलावल ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत जैसी भी हो उसके 5 साल पूरे होने चाहिए। और यही बात आज फिर उनके जो मेंबरान हैं जिनमें शहरी रहमान हैं और दूसरे हैं, उन्होंने रीइंफोर्स भी की कि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि जमहूरियत जो है वो बहरहाल चलती रहनी चाहिए। अगर हम इस हुकूमत को अभी से गिराने की बातें शुरू कर देंगे तो फिर मसाइल जो हैं वो तमाम जमहूरी जमातों के लिए खड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा ऐसी बात ना की जाए। ठीक है, आप एहतजाज करें, आप स्टेप वाइज जाएं, मगर पहला बड़ा ऐलान अगर आप ये कर देंगे कि जनाब हमने तो बिल्कुल हुकूमत गिरानी है, तो उससे मसाइल पैदा होंगे। तो अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने प्रिवेल किया इस सारी सूरत हाल में, और आपने देखा जो कुछ भी एलामिया में सामने आया कि हम जो इलेक्शंस के बारे में पार्लिमानी कमेटी है उससे बेशक इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मगर गोइंग फॉरवर्ड जो है अब रहबर कमेटी वो इस बात का फ़ैसला करेगी। अब सबसे पहले तो ज़ाहिर है चेयरमैन सेनेट का जो मामला आएगा और उसमें अपोजिशन की अक्सरियत भी है सेनेट में, तकरीबन 60 के करीब नशीस्तें हैं। सीरियस के इस चेयरमैन सेनेट को हटाने में सर है तो सही, क्योंकि फ़िलहाल तो उससे मकसद क्या इनका हासिल होगा? मकसद हासिल तो कुछ नहीं होगा, एक स्मॉल विक्ट्री होगी जो कि गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है एम्बैरसिंग भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अपोज़ करेगी और सारा कुछ। तो लेकिन ये भी अभी शायद फौरी तौर पर नहीं होने जा रहा। जब रहबर कमेटी बनेगी वो इस चीज़ को देखेगी और फिर जब ये मोशन आएगी नो कॉन्फिडेंस की, सिर्फ हुकूमत को कमज़ोर दिखाना, एम्बैरस करना जो है, ये तो खैर कोई इतनी मुझे नहीं लगता कि संजीदा पॉइंट है। नहीं, बिल्कुल कोई इतना वो नहीं होगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो बहुत ही कोई उसका ट्रिगर इफेक्ट हो जाएगा कि हुकूमत गिर जाएगी या ये हो जाएगा। मगर APC के अंदर जो है एक और बड़ी बात जो हुई है वो अभी भी ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बड़ी जमातें हैं मुल्क की, और उनके दरमियान बहरहाल अपोजिशन में साथ बैठ रहे हैं। मरियम नवाज़ बिलावल की भी मीटिंग्स हो रही, मगर मुझे इनके लीडर्स ने बताया कि अभी भी इनके दरमियान एक मिसट्रस्ट ज़रूर है
कि माजी में जिस तरह मेमो गेट हुआ एक दिन या में तो नहीं जाएगा, दूसरी बातें हुई, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दिल में जो है खौफ ये है कि दूसरा जो है कोई डील ना कर ले और हम जो है वो पीछे रह जाएं, तो दूध का जला जो है छाछ को भी लेकिन मुझे अख्तर मेंगल जो हैं उनकी गेम अच्छी लग रही है। मसलन ये है कि वो APC ने भी अपना जो ऐलान है उसमें उनके 6 नुकात की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके साथ उसी वक्त साइमल्टेनियसली मीटिंग का फैसला किया। तो मुझे ये ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच लगी, इसलिए कि जो बलोच क़यादत है उसको तो हुकूमत ही कुछ नहीं दे पा रही, तो APC में जाके मज़ीद क्या मुश्किलात खड़ी करें वो अपने लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी ये कहा है अख्तर मेंगल साहब ने कि हम देखेंगे अभी अगले नेक्स्ट नहीं वो तो अपनी बार्गेनिंग पावर ज़ाहिर है जो थोड़ी बहुत मजबूत बना सके तो उसकी एक कोशिश है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। क्या नाहक हम पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहो सो वो आप करो, हमको बस बदनाम किया। मेरा ख्याल है वो इस शेर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद थोड़े से बैनुल अक़वामी होने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक। अफ़गान सदर अशरफ गनी 3.5 साल बाद इस्लामाबाद आए हैं 2 रोज़ा दौरे पे। उनकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकातें भी हुई हैं। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान ने भूरबन में अफ़गान रहनुमाओं की मेज़बानी की थी। तकरीबन 57 सियासी रहनुमा, अरकान जिरगा और पार्लिमान बशमूल गुलबदीन हिकमतियार जैसे रहनुमा जो हैं वो जमा हुए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे तवील ख़िताब किया था। वज़ीर आज़म से भी इन मेहमानों की मुलाकात हुई थी। सदर ममलिकत ने भी इनके एज़ाज़ में ज़ियाफ़त दी थी। ये अशरफ गनी ज़ाहिर है कि जब आए हैं तो एक ऐसे मौके पे आए हैं जबकि अमरीका और तालिबान के दरमियान अलग से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अशरफ गनी की हुकूमत बज़ाहिर इन मुज़ाकरात में अलग थलग होने पे अमरीका से नाखुश है। तालिबान अशरफ गनी की हुकूमत की शक्ल नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान पे प्रेशर है कि तालिबान को जो है वो सीधा रखा जाए। अशरफ गनी सितंबर में चूँकि सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान ने ज़रूर उनसे बात की होगी जो कि पुराने मसाइल हैं कि जी जो बलोच अलहदगी पसंद हैं या कलअदम TTP है या दाइश के लोग हैं सरहद पार से वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में ये भी कहा जाता है कि PTM की मदद अफ़गानिस्तान कर रहा है, NDSA रॉ जो है इन सब की मदद कर रही है। इसी तरह अफ़गानों को गिला है कि तालिबान जो हैं वो आपकी सरज़मीन से हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, तो यकीनन ये मसाइल भी ज़ेर बहस आए होंगे। मुबशिर, ये जो फुर्तियाँ हो रही हैं आप समझ रहे हैं इसकी कोई फ़ारसी क्या है ये सब? सर आज बड़ा अच्छा हमारे यहाँ जो चीफ रिपोर्टर हैं उन्होंने जब एलामिया मुझे ला करके दिया कि ये एलामिया देखिए, तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कोई 25-30 सालों में सिर्फ अफ़गान सदर का नाम बदल जाता है और एलामिया वही होता है कि पाकिस्तान जो है पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान के लिए हिमायत जारी रखेगा। और अफ़गान सदर कहता है कि पाकिस्तान हमारा इलाकाई खुद मुख्तारी की कदर करता है और चैलेंजेस के तौर में बिल्कुल अफ़गान। तो बेसिकली देखिए वो यहाँ आपको पता है वहाँ डिले तो हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, मगर अशरफ गनी साहब चाहते हैं कि वो री इलेक्ट हो जाएँ। हालाँकि बहुत जिसका इम्कान इसलिए कम है कि अफ़गानिस्तान की डायनामिक्स जिस तरह चेंज हुई हैं। अगर तालिबान से अमेरिका का समझौता हो जाता है तो फिर काहे को इलेक्शन होंगे और क्यों अशरफ गनी इलेक्ट होने जाएंगे? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है उन्हें ये लगा कि शायद जैसे अमेरिका बहादुर के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और चीज़ें लिंगर ऑन करती हैं, तो शायद एक कठपुतली के तौर पर उन्हें दोबारा मौका मिल जाए। मगर मुझे ये है कि अशरफ गनी साहब आपको याद है पहले भी पाकिस्तान आए थे, बातचीत हुई, मगर जो ज़बान उन्होंने उसके बाद इस्तेमाल की पाकिस्तान के लिए और बारहा वो भारत जा कर के और दूसरी जगह जा कर के उन्होंने खुल के
शुरू हो गए थे। तो अब जो इतनी नाइसिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ यही है कि अब क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं तो उनको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। और जो तालिबान के मुज़ाकरात हैं, ज़ाहिर है उनमें ना उनकी उसमें कुछ चलेगी ना और किसी मामलात में। तो मेरे ख्याल में ठीक है, दौरा है, पड़ोसी हमारा मुल्क है, उसके सदर भी हैं, होना भी चाहिए। आज जरदारी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब को जाना चाहिए था उनके इस्तकबाल के लिए, कि बहरहाल पड़ोसी मुल्क के वो सदर हैं। मगर जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने पाकिस्तान के लिए लेकिन भाई अशरफ गनी के पास वो सब कुछ तो नहीं है ना कि खान साहब जो हैं खुद उन्हें ड्राइव करके लाते प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल ना हो, लेकिन देखिए दोनों ममालिक में एतमाद जो है वो इस वक्त मेरे ख़्याल में लोएस्ट सतह पर है और खुल के बात हो जाती है, बाज़ मामलात में खुल के स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं। और उसके अलावा जिस तरह से अशरफ गनी साहब ने अपनी पोस्चरिंग की है, ख़ुसूसन पिछले 2 से 3 सालों में, तो उन्होंने पाकिस्तान पे क्या कुछ इल्ज़ाम नहीं धरा। तो ये जो एलामिया आया है कि जनाब इस वक्त लगता है कि दोनों जो हैं अमेरिका से खुश नहीं है। अमेरिका का दबाव है पाकिस्तान पे, ज़ाहिर है पाकिस्तान इतना अमेरिका से खुश नहीं है। अशरफ गनी भी खुश नहीं है कि तालिबान से बाला बाला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो दुखत है ये भी दोनों को शायद करीब ला रही है। आप कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल तालिबान से देखिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान का कुछ ना कुछ रोल है। जब बीच में ये मुज़ाकरात जो है स्कटल हुए थे और पाकिस्तान असल में सिग्नल देना चाहता है अफ़गान रहनुमाओं से जो जिरगे से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, या अशरफ गनी से अब मुलाकात हो रही है, या तालिबान से रवाबित के भाईजान हमें हमारे बग़ैर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा है कि हम हर तरफ बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में अगर अभी भी अशरफ गनी साहब समझ जाते हैं कि ये चीज़ें देखिए बातचीत के बगैर नहीं हल होंगी और इल्ज़ाम बराए अशरफ गनी समझ भी जाएं मुबशिर तो उससे क्या फ़र्क है। अशरफ गनी या हामिद करज़ई वो मेरा ख्याल है शमसी तवानाई से चलते थे। जब धूप लगती थी तो वो गर्म हो जाते थे, साए में आके ठंडे हो जाते थे। वो ज़ाहिर है कमज़ोर अपना गुस्सा अपने पे ही निकाल सकता है और क्या करे। एक वक्फ़ा ले लेते हैं और उसके बाद कुछ और मौजू। वेलकम बैक। रंग, नस्ल, अक़ीदा, इलाक़ा, इसके तासुब में, नफ़रत पे मबनी जराइम पूरी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छे खासे होते हैं, वावेला मचता है लेकिन नहीं रुकते। लेकिन जो हमारा हमसाया है भारत, उसमें पिछले चंद साल से वो एक नए लेवल को छू रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से जब मोदी सरकार पहली बार आई थी और अब तक हुजूम के हाथों तशद्दुद के लगभग 600 वाक़यात हो चुके हैं और 300 अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं। हुजूम के हाथों तशद्दुद से मुराद है मॉब लिंचिंग। 2014 से 19 के दरमियान जो हेट क्राइम है उनमें 10 गुना इजाफ़ा देखा गया है। ताज़ा तरीन वाक़या 18 जून को यानी पिछले हफ्ते रियासत झारखंड का है, खरसा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हुआ है। एक 24 साल लड़का था शम्स तबरेज़ अंसारी। वो 2 दोस्तों के साथ रात को पटना से अपनी मोटरसाइकिल पे गांव जा रहा था। गांव से 6-7 किलोमीटर परे मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तो जो हुजूम था वो मोटरसाइकिल तलाश करते करते उन्हें जब ये नज़र आए तबरेज़ और इसके दोस्त, तो पकड़ लिया। फिर पता चला कि ये तो मुसलमान है, तो उसे एक दरख्त से बांध दिया गया। 12 घंटे तक उस दरख्त से वो बंधा रहा, उस पर खूब तशद्दुद किया गया और लोग कहकहे लगाते रहे, उसकी फ़िल्म बनती रही और एक इंजॉयमेंट था और उससे ज़बरदस्ती नारे भी लगवाए गए। रोक ताकि जय श्री राम बोलते बोल भाई, एड़ा बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम आओ तोरा बोल और एक बार बोल जय श्री राम और एक बार बोल जय श्री राम। 12 घंटे बाद तबरेज़ अंसारी को शदीद ज़ख्मी हालत में सराय किला थाने के सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। थाने वालों ने बजाय इसके कि उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाते, तिब्बी इमदाद फराहम करते, उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में तबरेज़ और उसके जो 2 दीगर मफरूर साथी थे उनके ख़िलाफ़ तुरंत पर्चा दर्ज कर लिया और अगले दिन तबरेज़ को बग़ैर तिब्बी इमदाद के
मकामी जेल भेज दिया गया, जहां जेल का डॉक्टर भी मौजूद था। उसके बावजूद तबरेज़ की हालत मज़ीद बिगड़ती चली गई और 22 जून को उसे बादिल नखास्ता मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसकी शादी को 1.5 माह गुजरा था। उसकी जो नौब्याहता बीवी, उसने मीडिया को बताया, सोहर जमशेदपुर गए थे, 5 बजे शाम में निकले थे, कोई काम से गए थे। रात 10 बजे कॉल की कि हम लौट रहे हैं, और इसके बाद से कॉल और नहीं आया। फिर सुबह 5 बजे कॉल आया तो बोल रहे कि हमको गांव वाला पकड़ करके बहुत बेरहमी से मारा पीटा, चोर का इल्ज़ाम लगाया गया। नाम उससे पूछा गया तो नाम तबरेज़ अंसारी बताए, तो मुस्लिम होने के नाते उनको बहुत बेरहमी से मारा। मेरे शौहर एकदम बेकसूर है। क्या करते थे वो? काम करते थे, वो यहाँ रहते भी नहीं है, वो पूना में रहते थे। आए थे शादी के मेरे 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। ख़ानदान वाले कहते हैं जो मोटरसाइकिल चोरी के शुबे में हुजूम को शक था, वो असल में तबरेज़ की अपनी मोटरसाइकिल थी जो उसने नई ख़रीदी थी। बहरहाल हाहाकार मचने पे पुलिस ने बादिल नखास्ता गांव के 6 अफराद को हिरासत में लिया। 2 पुलिस वालों को भी गफलत के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया। मगर झारखंड में जो बीजेपी के एक रियासती वज़ीर हैं, उनको शक है कि ये सब तबरेज़ नामी चोर को बचाने और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मुझे जानकारी मिली है तो बाइक चोरी का आरोप है उसके ऊपर कि बाइक चोरी इसने किया था। तो सवाल यही है कि आखिर इसकी चर्चा तो नहीं हो रही है, और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। इस बात को भी जांच होना चाहिए। मगर सैकड़ों मील दूर दिल्ली में लोकसभा में भी इस वाक़े की बाज़गश्त सुनाई दी, और अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद और असदुद्दीन अवैसी ने इस वाक़े के पस मंज़र में अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। झारखंड तो अड्डा बन गया है लिंचिंग का और मामला, अड्डा, फैक्ट्री बन गई है। हर हफ्ते वहां तो मॉब वायलेंस में, लिंचिंग में दलित और मुस्लिम को तो मरना है ही है, वो तय है, वो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। सबका साथ, सबका विश्वास तब होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इसमें आपके साथ, इस जंग में आपके साथ हैं, इस लड़ाई में आपके साथ। लेकिन ये दिखे तो कहीं नजर पे, इसका एक्शन तो कहीं नजर आए। एक्शन नहीं नजर आता माननीय प्रधानमंत्री। अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में भीड़ के हाथों तशद्दुद की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमतों को अहकामात जारी किए कि फौरी गाइडलाइंस बनाई जाएं। 4 हफ्ते में खुसूसी कवानीन और खुसूसी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं जो 6 माह के अंदर अंदर मॉब लिंचिंग के मुकदमात का फ़ैसला करें और मुतासरीन के लिए मुआवजे की शरह भी तय की जाए। इस हुक्म को लगभग 1 साल गुजर गया है। अब तक सिर्फ एक शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा जो है उसमें कुछ कवानीन बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के मुजरिम को 10 साल कैद दी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए जुर्माना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ब्रेक ले लेते हैं। आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच था। इंडिया ने 269 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज़ ने 143 रन्स बनाए और 35 ओवर्स में मैच ख़त्म हो गया। ये मैच मैनचेस्टर में भी देखा जा रहा था और साथ ही साथ सांगड़ का एक कस्बा है झोल, उसके एक होटल पे भी देखा जा रहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीबीसी के नामनिगार रियाज सुहेल, उन्होंने इत्तला दी है कि जो कस्बा था उसमें मैच देखने वालों में कांस्टेबल अजमल भील भी शामिल था। अजमल भील हिंदू हैं। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ थाने में एक कच्ची रिपोर्ट
उनके मुखालफिन ने जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि कांस्टेबल अजमल ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है, लिहाजा वो गद्दार हैं और उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। वाक़या ये है कि अजमल भील का कहना है कि उन की हमदर्दियाँ चूँकि पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लिहाजा उनके जो मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के लोग, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। हुआ ये था कि जब होटल में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच देखने में पहुँचा तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे भी वहाँ बात हो रही थी। मैंने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा खेला, ज़ाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ। इस दौरान किसी ने सचिन तेंदुलकर का जिक्र कर दिया। एक शख्स जो है तेंदुलकर के ज़िक्र पे गुस्से में आ गया और उसने कहा इंडियन टीम जो है वो बड़ी ये है वो है, नाकाबिल बयान अल्फाज इस्तेमाल शुरू कर दिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इंडिया भी भाई एक ज़ोरदार अच्छी क्रिकेट टीम है। उस पे वो और फैल गया। उसने कहा तुम नमक हराम हो, तुम इंडिया के एजेंट हो। मुझे उसने माँ बहन की गालियाँ दी। मैंने कहा भाई क्रिकेट की बात हो रही है, मुझे नंगी नंगी गालियाँ क्यों दे रहे हो। उसके बाद मैं गुस्से में चला गया। बाद में पता चला कि इन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस अजमल भील ने पाकिस्तानी टीम को गालियाँ दी हैं, लिहाजा उसे गद्दार करार दे के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो भाईजान ये हो रहा है यहाँ पे। बस क्या करें, आपको पता है पहले भी एक ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये होता है। अगर कोई पाकिस्तानी टीम की तारीफ़ कर दे तो वहाँ पर भी मसाइल। तो ये केस एक अच्छी रिपोर्ट है मेरे ख्याल में, लेकिन ये उस सोच की भी अक्कासी करती है। मगर जो आगे मैचेस आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि संडे को जो है सारे पाकिस्तानी भारत के जीतने की दुआ करेंगे। अच्छा। क्योंकि जब वो इंग्लैंड के साथ खेलेगा और इंग्लैंड अगर एक भी मैच हार जाता है तो जाहिर है मामला फिर हमारे हक में ही पलटेगा। मतलब है कि जो आदमी पाकिस्तान भारत के जीतने की दुआ करेगा इंग्लैंड को हराने के लिए, तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। नहीं हो क्या सर, खेल की हद तक रखे। वो कांस्टेबल बेचारा सही कह रहा है कि वो खेल की बात कर रहा है और खेल में जाहिर है जो बेहतर टीम होती है लोग सपोर्ट करते ही हैं। अब जो सूरत हाल ऐसी बन रही है कि अब इंग्लैंड के अगले दोनों मैच जो हैं वो बहुत कड़े हैं। संडे को उन्होंने भारत के साथ खेलना है और नेक्स्ट वेडनेसडे को उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। तो अगर एक भी मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के चांसेस रोशन हो जाएंगे। क्रिकेट के पंडित बनते हैं, ये बताइए कि परसों जो मैच होने वाला है अफगानिस्तान से पाकिस्तान का, उसमें कौन जीतेगा? सर मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान जीतेगा। अब जो जिस तरह की फॉर्म उन्होंने अब दोबारा से हासिल कर ली है तो मेरे ख्याल में तो पीस ऑफ केक होगा। और फिर अगला मैच उसके बाद जो हमारे साथ अगले जुम्मे को होगा बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो थोड़ा टफ होगा। लेकिन यह कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरह की अब फॉर्म में आ गया है तो कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच से पहले अशरफ गनी का इस्लामाबाद आना जो है कितना अहम है? अब ये तो मतलब आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है तो वही नेक ख्वाहिशात ग्राउंड में भी होंगे। चले ठीक है, बिल्कुल ओके। तो ये था आज जो कुछ कच्चा छठा था वो हमने आपके सामने रख दिया। कल जुमा है, आपकी बारी है कहने सुनने की। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।